हमारे द्वारा हमारी जो रिसर्च एजेंसीज हैं, जिनमें से डीआरडीओ का नाम सबसे ऊपर आता है, डीआरडीओ के ड्रोन बनाने और ब्रह्मोस बनाने की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने जानने का प्रयास किया और जानने के लिए हनी ट्रैप का मतलब इस्तेमाल किया। अब ये हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैप का आसान रूप में यह समझने का प्रयास करिए कि व्यक्ति को किसी महिला के माध्यम से उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनसे जानकारी निकलवाने का प्रयास किया। इस हनी ट्रैप के मामले को हाल ही में न्यूज के रूप में सुर्खी मिली जब गुजरात पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को डीआरडीओ की जानकारी लीक करते हुए पकड़ा गया। ये व्यक्ति डीआरडीओ की ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी और डीआरडीओ के ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान की एक आईएसआई एजेंट को दे रहा था। यह जानकारी आज डिटेल में जानेंगे। क्या क्या इसके नुकसान हुए, कितनी डिटेल जा चुकी हैं, क्या भारत सरकार इस चीज के लिए पहले से तैयार थी, क्या यह पहली बार है, हनी ट्रैप असल में होता क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, भारत सरकार क्या बचने के प्रयास करती है, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से दी जाएंगी। इस डिटेल के साथ ही आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है, पोल में जाकर आप आंसर कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक देश को बेचा है। कमेंट बॉक्स में जाकर पोल में पार्टिसिपेट करिए। 4 ऑप्शंस हैं क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने सेशन किया हुआ है। बताइए हमने हाल ही में ब्रह्मोस किस देश को बेची है? वियतनाम, फिलीपींस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प आपके सामने हैं। तब तक आप आंसर दें, मैं कुछ जानकारी साझा कर देता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं। साथियों, हाल ही में गुजरात पुलिस के द्वारा एक प्राइवेट फर्म के एम्प्लॉय को इस बात के लिए पकड़ा गया क्योंकि वो व्यक्ति पाकिस्तान की एक हैंडलर, जो कि खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई है, उस आईएसआई को कुछ जानकारियां व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर रहा था। आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिस तरह से भारत के अंदर रॉ है, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर आईएसआई, इनकी आईएसआई को यह जानकारी साझा कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात निकलकर यह आई कि यह व्यक्ति इस महिला से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तानी महिला है, उसके साथ व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा आदमी तो यही सोचेगा कि नंबर कहां का आ रहा है। नंबर के आगे +91 आ रहा है या +92 आ रहा है, यानी कि कोई मतलब इंटरनेशनल कोड में दूसरे देश का व्हाट्सएप तो नहीं चल रहा है। उसको जो नंबर मिला वो भी इंडियन ही नंबर मिला। इस महिला से इस पुरुष की जानकारी फेसबुक के माध्यम से हुई थी। फेसबुक पर इसकी जब जानकारी हुई तो बातें होते होते व्हाट्सएप पर शिफ्ट हुई। व्हाट्सएप पर उसे एक इंडियन नंबर से मैसेज आया। जिस महिला ने सामने से कॉल किया उसका नाम सोनल गर्ग बताया गया। सोनल गर्ग नाम की इस महिला ने अपने बारे में इंट्रो देते हुए कहा कि वो चंडीगढ़ के अंदर आईबीएम नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। यह व्यक्ति गुजरात में था, महिला चंडीगढ़ में थी। दोनों एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो गए। व्हाट्सएप को आप और हम समझते हैं कि यह बहुत ज्यादा अब पर्सनल हो गया है। पर्सनल हो गया है, सामने वाले का नंबर दिख रहा है, इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है। महिला ने इस पुरुष को अपनी बातों में उलझाना शुरू किया। अपनी बातों में उलझाते उलझाते इस व्यक्ति से डीआरडीओ के अंदर जो भी इस व्यक्ति ने काम किए थे, इस व्यक्ति का नाम प्रवीण मिश्रा बताया गया। सोनल गर्ग नाम की महिला थी जो इसके साथ में चैट करने में लगी हुई थी। प्रवीण मिश्रा नाम के इस व्यक्ति ने अपनी जो जानकारी इस महिला के साथ साझा की, उसने बताया कि मैं डीआरडीओ में काम कर चुका हूं। अब ये डीआरडीओ क्या है थोड़ा सा आप भी जान लीजिए, ये कितनी जबरदस्त चीज है भारत के लिए। भारत में जो हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, चाहे डिफेंस के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जो भी भारत की सुरक्षा में लगी हुई सेनाएं हैं, ये सेनाएं जिन डिफेंस इक्विपमेंट का प्रयोग कर रही हैं या भविष्य में करने वाली हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके अधीन एक वैज्ञानिकों की संस्था है जिसका नाम डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ कहा जाता है। नई दिल्ली में मुख्यालय। इसके पास 52 लेबोरेटरीज हैं इंडिया में, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, चाहे आर्मामेंट्स के हों, एरोनॉटिक्स के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग के हों। मतलब आसान भाषा में आप ये समझिए कि डिफेंस में जो जो जरूरतें हैं उनके लिए अलग अलग लेबोरेटरीज अलग अलग काम कर रही हैं। अगर आपने फिल्में देखी हो तो फिल्मों में इस चीज को बहुत दिखाया जाता है कि किस तरह से वैज्ञानिक जो हैं वो निरंतर प्रयास करते हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसमें भी अगर आप देखेंगे तो डीआरडीओ के अंदर ड्रोन बनते हुए दिखाया है। कहने का मतलब यह है कि डीआरडीओ इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
इसमें सरकारी नौकरी लगती है, लोग जाकर नौकरी करते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो नौकरी करने लेबोरेटरीज में जाते हैं, इनकी पढ़ाई के लिए भी भारत सरकार मेहनत करती है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप डीआरडीओ साइंटिस्ट बनकर गए तो फिर एज एन डीआरडीओ साइंटिस्ट आपको फर्दर अगर पढ़ाई करनी है तो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे आईआईएससी बेंगलोर हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, इनसे आपकी पढ़ाई करवाई जाती है। रिसर्च लेबोरेटरीज में आपको रखा जाता है, वहां पर आपका मतलब जो टैलेंट है उसका रिसर्च में उपयोग किया जाता है। डीआरडीओ अपनी लेबोरेटरीज के थ्रू तो काम करता ही करता है, साथ में कुछ नॉन डीआरडीओ लेबोरेटरीज भी हैं जिनके साथ जुड़ करके भी ये काम करता है। जैसे एआरसीआई हैदराबाद है, सीईसीआरआई कारेकुड़ी है, मतलब ये सीएसआईआर की लेबोरेटरीज, बार्क मुंबई, इन सब के साथ मिलकर के भी ये काम करता है। डीआरडीओ इतना ही नहीं, बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ भी मिलकर के काम करता है कि भाई जिनको कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं वो जुड़ जाएं और हमें प्रोडक्ट बनाकर दें। मतलब डीआरडीओ की 52 तो खुद की लेबोरेटरी हैं जिनके माध्यम से ये तमाम प्रकार की रिसर्च करते हैं। लेकिन कोई चीज अगर मास स्केल पर चाहिए, मतलब ये समझिए कि लेबोरेटरी के अंदर ये पता चल गया कि ड्रोन कैसे बनेगा, अब ड्रोन बन गया, अब उसको मास स्केल पर प्रोड्यूस करना है। मास स्केल पर प्रोड्यूस करना है तो चलिए किसी फैक्ट्री को ये काम दे दीजिए, वो बना करके आपको दे देगी ताकि हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेबोरेटरीज का काम केवल खोज करना है, नई चीजें बनाना है, इन्वेंशन करना है, डिस्कवरीज करना है। यह करने के बाद में मास स्केल पर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री को काम पकड़ा दिया जाता है। ऐसी ही किसी फैक्ट्री के साथ ये प्रवीण मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है ये जुड़ा रहा था, जो कि डीआरडीओ के लिए ड्रोन की टेक्नोलॉजी ड्रोन तो बना दिया डीआरडीओ ने, लेकिन अब उसको मास स्केल पर प्रोड्यूस करना है। उस तरह की किसी फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ बताया गया। गुजरात की जो सीआईडी है उसने अपनी जांच में इस तरह की जांच पड़ताल यहां तक पहुंची है कि यह व्यक्ति कभी हैदराबाद में काम किया करता था। हैदराबाद में काम करता था किसी प्राइवेट कंपनी में जो डीआरडीओ के लिए काम करती थी, और वो काम करते समय वो ड्रोन टेक्नोलॉजी मतलब ड्रोन बनाने के ऊपर काम करती थी वो कंपनी। इस व्यक्ति ने अपनी बातें साझा करते हुए अपनी पहचान के बारे में कि मैं तो ड्रोन वगैरह सब बनाना जानता हूं, कुछ उस तरह की बातें इसने महिला के साथ साझा की। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि सर ये कैसे पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति की जानकारी, कौन काम कर रहा है, कौन कहां काम कर रहा है, जानकारी कैसे पता चलती है? बहुत आसान से, क्योंकि हम और आप पहचान के थोड़े से जब से बचपन में बड़े हुए हैं, पहचान का ही तो संघर्ष कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय आदमी या निम्न मध्यम वर्गीय आदमी प्रयास क्या कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है कि भाई हमें दुनिया वाले पहचान दें। इसलिए पहचान के नाम पर हम अपने नाम के आगे बकायदा लिखते हैं कि हम क्या हैं, हम कौन से संस्थान में काम करते हैं, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, और सोशल मीडिया पर इनका जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पहचान के लिए ही तो एक मध्यम वर्गीय संघर्ष कर रहा है। जिस दिन उसको लोग जानने लग जाएंगे उस दिन वो इंट्रो देना भी बंद कर देगा। ऐसी स्थिति में कुछ इस तरह के लोगों के नाम मैं यहां पर दिखा रहा हूं जिन्हें केवल डीआरडीओ मारकर अगर आप फेसबुक पर सर्च मारेंगे तो नाम इतने सारे निकल आएंगे जिनके पीछे लोगों ने अपने पीछे नाम में डीआरडीओ लिखा हुआ है। आप कुछ भी डालकर सर्च मार दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पैरा कमांडो मार के सर्च मारा तो आप देखो कितने सारे पैरा कमांडो निकलकर चले आएंगे। आप तो बस जानकारी के लिए सर्च इंजन में जाकर कुछ भी, चाहे फेसबुक या सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वहां जाकर के, चाहे ट्विटर यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां जाकर पहचान के लिए कोई भी लिंक डाल दीजिए, ये व्यक्ति चाहिए, आपके सामने वो सारी बातें निकलकर आ जाएंगी। इतना आसान है ये खोजना कि कौन व्यक्ति किस काम में लगा हुआ है। अब इन लोगों को जो यहां आए हुए हैं इनके रिश्तेदार तो ऑलरेडी जानते हैं, तो सोशल मीडिया पर बहुत से अनजान लोग भी कनेक्ट हो ही जाते हैं। उदाहरण के लिए आज मुझे ट्विटर पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वहां पर कौन मुझे फॉलो कर रहा है, पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन काम के माध्यम से वो मुझे जानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो मुझे जानते हैं, कल को मेरे काम के संदर्भ में मुझे मैसेज करते हैं, मैं या मेरी टीम उनको रेस्पॉन्स करती है, एक कनेक्शन क्रिएट होता है। ये तो चलो हमारी स्थिति में जहां हम काम ही सोशल मीडिया के क्षेत्र में कर रहे हैं तो एक लंबी चौड़ी टीम भी होती है साथ में। लेकिन कुछ लोग जो केवल इसलिए जुड़े हैं कि आज हमें चाहिए फुल इज्जत, और इज्जत देने के लिए अब हम नाम तो पा गए हैं, अब लोग हमें पहचान दें, तो आपके पास एक मैसेज आता है, खूबसूरत सा मैसेज आता है कि वाह आप डीआरडीओ में काम करते हैं, इंडिया के लिए जो इतनी प्रतिष्ठित लेबोरेटरी है आप वहां काम करते हैं, तो साहब एक बात बताइए वहां काम कैसे होता है? आपने कहा अच्छा हमसे ऐसी जानकारी चाहते हो, नहीं देंगे। आपने फिर इंट्रो में अपनी और जानकारी दी कि हम एक खूबसूरत महिला हैं,
और आपके प्रति बस इसलिए आकर्षित हैं कि आप दिखने में एकदम गबरू जवान हैं और साथ में आप वैज्ञानिक भी हैं। भाई साहब, सोने पे सुहागा वाली फीलिंग है। कृपया करके हमें आप जानकारी दें। अब ये जो कृपया करके जानकारी दें, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें आने लगी मैसेज के माध्यम से, आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार कोई मुझ में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है। क्योंकि वो जो पढ़ने लिखने वाला बालक है ना, उसने हमेशा जिस चीज का चैलेंज फेस किया है, वो फिल्मों को देख करके, जिस तरह की फिल्में बॉलीवुड ने दिखाई उसे देखकर हमेशा आशंकित रहा खुद को लेकर के कि यार ये जो इतनी खूबसूरत सी एक्ट्रेसेस होती हैं, यार ये लोग होती कैसी होंगी, यार ये लोग किन के साथ दोस्ती करती होंगी, यार ये किसके साथ चाय पीने जाती होंगी। अब आपने एक ऐसी ही किसी महिला का मैसेज अपने व्हाट्सएप पर देख लिया या फेसबुक पर देख लिया, एकदम विश्वास ईमान ले लिया, यार भाई साहब लॉटरी लग गई है, ये तो बात कर रही है हमसे, इंटरेस्ट ले रही है। तो आदमी वो वाली चीज है ना, आप नेचर पहचानिए, इंसान की फितरत है। कॉलेज टाइम्स में हम लोग भी उन्हीं कैटेगरी में रहे हैं। जिस तरह की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, कॉलेज टाइम में आपके फ्रेंड्स के साथ बैठिए, चर्चा करिए, तो पता चलेगा आदमी चर्चा सामने वाले से 1 पैसे की करके आएगा, दोस्तों के सामने 5 की फेंकेगा, जिसे बोस्टिंग कहते हैं, सेल्फ बोस्टिंग। लड़की का हाथ पकड़े थे तो बस इतनी जानकारी को आकर के बताएगा, ऐसे जैसे पता नहीं 7 फेरे लेकर चले आए हैं कि भाई साहब अब तो बस मंगल परिणय हो गया है हमारा, है ना। तो ऐसी स्थिति में लड़की सामने से कुछ पूछ रही है, अब चाहे काम वहां बाबूगिरी का ही करता होगा डीआरडीओ में, जानकारी इस तरह से साझा कर रहा है कि हम तो वैज्ञानिक हैं वहां पर। अब प्रूव करने के लिए कि वैज्ञानिक हैं तो 2-4 ऐसे भारी भरकम शब्द भी तो बोलने होंगे ताकि सामने वाले को लगे कि तुम वैज्ञानिक हो। अब भाई महिला आपको धीरे धीरे हिंट दिए जा रही है, आपसे धीरे धीरे पर्सनल और ज्यादा चैट पर आ गई है, व्हाट्सएप नंबर शेयर हो गए हैं, फोटो एक दूसरे की आप वीडियो कॉल पर देख लिए हैं। अब आपको ट्रस्ट हो गया है कि आपको एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा दी गई कि आपकी सूरत नहीं, हम सीरत देखकर प्यार किए हैं। आपको लग रहा है वाह, जीवन में कोई आत्मा देख के भी प्यार करता है, तो देखिए ये मोहतरमा है जो हमसे प्यार कर रही हैं। बस आईएसआई का यही वो जाल है जिसे आप हनी ट्रैप कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आईएसआई वाले ही डालना सीखे हैं, दुनिया भर में इसका भरपूर प्रयोग हुआ है। कहते हैं रशिया तो जाना ही इस चीज के लिए जाता है, रशिया की जो खुफिया एजेंसी केजीबी है वो तो जानी ही इस चीज के लिए जाती है कि वो हनी ट्रैप के माध्यम से ही दुनिया भर के जितने भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं उनको पकड़ के रखना हो या बड़े अधिकारियों को रखना हो, बड़ा फंड उनका केवल इस चीज पर खर्च होता है कि सामने वाले की कैसे नब्ज पकड़नी है। तो अब आप पूछेंगे क्या इतनी सी बात में नब्ज पकड़ में आ जाती है क्या? बस यही तो बस बात है कि इतनी सी बात नहीं है। आपकी चैट वहां पर शेयर होती जा रही हैं, सेव होती जा रही हैं, आप बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होते जा रहे हैं। पर्सनलाइज्ड होते हुए इतने पर्सनलाइज्ड हो गए कि आपको लगा कि ये तो बस हमें ही चाहने के लिए आई थी, और हमें ही चाहने के लिए आई हुई मोहतरमा ने हम पर जो जाल फेंका, हम बस उसमें लबरेज हो गए, पिघल गए। अब सख्त लौंडा पिघल गया तो कुछ ऐसी तस्वीरें अपनी शेयर कर दिया, कुछ ऐसी बातें अपनी शेयर कर दिया जो कि घनी आपत्तिजनक थी। उन आपत्तिजनक तस्वीरों को उन मोहतरमा ने सेव करके रख लिया और एक रिवर्स मैसेज आया कि आपकी कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जिन्हें मैं जाकर अगर वापस आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं तो जो आपके जानने वाले हैं उनके सामने आपकी इज्जत का दिवाला निकल जाएगा। बस ये सूचना जैसे ही आपको प्राप्त हुई, आपके नीचे की धरती खिसक गई। आपको सोनम बेवफा की जगह सोनल गर्ग बेवफा दिखने लग गई कि यार ये तुम थी क्या? बोले हम ही थे, और अब हम जो कह रहे हैं करते जाइए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भर में जितने भी प्रकार से लोगों को, मतलब अधिकांश, मतलब ये मैक्सिमम टाइप से कहा जा सकता है कि जितने लोगों को प्रेशराइज किया जाता है इस तरह की हरकतों के माध्यम से, या फिर ये समझिए कि लोगों को फंसाया जाता है, उनमें ये बहुत बड़ा तरीका है हनी ट्रैप का, लोगों को फंसा कर काम कराना। और आजकल तो ये महिलाओं का काम तो चल ही रहा है, कई लोन देने वाली एजेंसीज इस तरह का हरकत कर रही हैं, जो प्राइवेट लोन्स लोगों को दे रही हैं, वो लोगों के लोन को प्राप्त ना करने पर उनके सोशल मीडिया पर उनके जानने वालों को जाकर अब्यूज कर रही हैं। मतलब सोशल मीडिया जो हमने आकर अपनी तरह से बनाया अपनी पहचान के लिए, वो पहचान हमारे लिए कितनी संकट का कारण बनते हैं इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि आदमी इसी सोशल मीडिया पर पाई हुई अपनी पहचान को बचाते बचाते, अपनी इज्जत को बचाते बचाते,
अपनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता चला जाता है और वो ऐसी सीक्रेट जानकारियां इसलिए साझा करता चला जाता है कि अब तो कम से कम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं बस इतनी ही जानकारी दे सकता था। कुछ ऐसा ही मामला यहां पर हुआ है और ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे कई सेशंस में कर चुका हूं इस तरह के मसलों पर। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान के अंदर 17 से लेकर 22 के बीच में ऐसे 30 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 10 तो सिक्योरिटी पर्सनल थे जो इस तरह के हनी ट्रैप के केस में फंस चुके थे, ठीक है ना। अच्छा, और तो और ये मामला बहुत पुराना है, मतलब ये तो मैंने जानकारी दी और इसमें ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस में काम करते हैं तो ही फंसेंगे। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के ट्रैप में फंस सकता है। इसीलिए आप पहले तो खुद पर पूर्ण विश्वास करें कि आपकी लॉटरी नहीं लगने वाली है, ये तो पहले से दिमाग में बिठा लें। और ये जितनी भी आप लोग वेबसाइट सर्च करते हैं जिसमें ये दिखता है कि सामने वाला, मतलब टिंडर पिंडर प्रकार की जो वेबसाइट है जहां जाकर मित्रता होती होगी, ये सब फेक चीज चल रही हैं। इस विश्वास के साथ ही जिंदा रहिए, नहीं तो कब पता चलेगा कि आपको अपना घर बेचना पड़ जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो ये जानकारी आपके सामने निकल कर आई। हनी ट्रैप, अब इस शब्द को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल में इसकी कहानी कही जाती है 1974 में एक नोवेल लिखा गया था जॉन ले कैरी के द्वारा। उस नोवेल के अंदर इन्होंने इस हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एक नोवेल था ले कैरी टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, इसमें पहली बार हनी ट्रैप शब्द का यूज किया गया था। और हनी ट्रैप के अंदर जो मिसाल बनी थी सबसे बड़ी वाली, और वो मिसाल थी एक फ्रांस की खूबसूरत महिला हुआ करती थी। उस फ्रांस की खूबसूरत महिला का नाम एक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई जासूस हो तो कोई ऐसा, माता हारी नाम से एक महिला हुई। उस महिला का उपयोग हिटलर ने फ्रांस के खिलाफ जानकारी जुटाने में किया। लंबी चौड़ी कहानी है माता हारी की, लेकिन ब्रीफ में इतना समझ लीजिए कि एक ऐसी महिला हुआ करती थी जिसका पहले फ्रांस ने उपयोग किया जर्मनी की जानकारी जुटाने के लिए, बाद में जर्मनी ने उपयोग किया फ्रांस की जानकारी जुटाने के लिए, यानी कि यह जासूसी के अंदर क्रॉस एजेंट हो गई थी। और जब बाद में यह बात पकड़ी गई, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब यह बात पकड़ में आई कि माता हारी नाम की यह खूबसूरत महिला, जो कि एक डांसर थी और बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थी, ये ऐसी ऐसी जानकारियां जुटा करके हिटलर को दे रही थी जो फ्रांस ने बिछाया था जाल। लेकिन हिटलर ने फ्रांस के जाल से ही जर्मनी के खिलाफ, मतलब फ्रांस की सूचनाएं निकाल ली थी। जर्मनी ने इसका उपयोग करके कम से कम 50,000 लोगों की जान ली थी। ऐसी ऐसी सूचनाएं निकाली गई। इसको गोलियों से भूनकर मारा गया फ्रांस सरकार के द्वारा, होटल से गिरफ्तार करके, कि इसने इतना जबरदस्त तरीके से दो देशों को लड़ाने में काम किया था। तो माता हारी एक प्रकार से, मतलब यह समझिए कि सबसे बड़ा नाम है एस्पियोनाज के केस में, ये जो हनी ट्रैपिंग की कहानी है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर खूब सारी स्टोरीज बनी हुई हैं, बाकी कभी देख लीजिएगा। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के केस केजीबी के द्वारा या फिर MI6 के द्वारा, इन सब MI5 के द्वारा, इन सब के द्वारा, जो दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज हैं उनके द्वारा किए जाते रहे हैं, क्योंकि पुरुष की कमजोरी में महिला का उपयोग साधन के रूप में करने का काम ये जांच एजेंसीज करती रही हैं, खुफिया एजेंसीज करती रही हैं। मैं राजस्थान का जो डेटा आपसे डिस्कस कर रहा था, एक बार डेटा देखें। 2017 से 22 के बीच में कुल 35 गिरफ्तारियां हुई हैं राजस्थान में। केवल राजस्थान का आंकड़ा मैं दे रहा हूं क्योंकि यहां के अखबारों में यह जानकारी छपी थी, जिसमें से पता चला कि 10 सुरक्षा बल के जवान थे और 25 आम लोग थे जो कि हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। हनी ट्रैप अगर पता चल जाता है, होता क्या है कि आदमी परेशान होकर पुलिस के पास चला गया कि साहब मेरे केस में यह हो रहा है। पुलिस के पास गए, पुलिस उस मामले की जांच करने बैठती है, तो मुसीबत यह होती है कि वो जांच भी बाहर निकल आती है। मतलब ये जो लोग हैं जिनके बारे में केस दर्ज हुए, समटाइम्स तो पुलिस यहां पर संजीदगी दिखाती है, संवेदनशीलता दिखाती है कि भाई ये जानकारी नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि न्यूज चैनल्स को भी, पत्रकारों को भी ऐसी न्यूज चाहिए होती हैं जो कि तत्काल प्रभाव से बिकें। ऐसी स्थिति में पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं या पुलिस के जो थाने हैं, उनके संपर्क में न्यूज़ चैनल्स वाले रहते हैं कि सर कोई न्यूज़ हो तो बताइएगा। पुलिस वाले बोले साहब हाँ एक मसालेदार न्यूज़ आई है, एक व्यक्ति था जो इस प्रकार से किसी महिला के चंगुल में फंस गया है। बस अब ये मसालेदार न्यूज़ है तो हेडलाइन बनेगी, नाम छपेगा, आदमी का नाम छपा तो आदमी वैसे भी बदनाम था और वैसे भी बदनाम हुआ। और समाज में जो इज्जत लोगों की बनी हुई है उसी को बचाने के चलते ही तो ये हनी ट्रैप इतना जबरदस्त तरीके से चला आ रहा होता है। बहुत सारे लोग जिनके साथ में इस तरह से लोग फंसा करके पैसे लूटते हैं, उसमें सबसे बड़ा इस्तेमाल इज्जत का ही होता है। इज्जतदार लोगों के साथ ही इस तरह का काम चल रहा होता है। ठीक है साहब, चलिए तो इसके ऊपर हालांकि पुलिस जब सामने वाले को गिरफ्तार
गिरफ्तार करती है, जो हनी ट्रैप करने वाला था, उस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और मुकदमे दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आज आप में से जो बहुत सारे लोग सेशन सुन रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कई लोग वाकई में ऐसा फेस किए होंगे कि उनके साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ है या फिर किसी के बारे में उन्होंने सुना है। बहुत से मामले निकल के बाहर नहीं आते। आगे बढ़ते हैं, बात ब्रह्मोस की करते हैं कि ब्रह्मोस के बारे में क्या जानकारी बाहर आई, अब आप ये बताइए। तो इस व्यक्ति ने पुलिस को अपनी जो जानकारी दी उसमें बताया कि साहब मेरे पास ब्रह्मोस की ज्यादा जानकारी नहीं थी, मेरे पास ड्रोन्स की जानकारी थी, वो तो मैंने दी उस महिला को। ब्रह्मोस के मामले में मैं डीआरडीओ से कनेक्टेड तो रहा, लेकिन मेरे तक कोई काम पहुंचा नहीं। हालांकि उस महिला ने ब्रह्मोस की जानकारी जुटाने के तमाम प्रयास किए थे। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं ब्रह्मोस है क्या। ब्रह्मोस ये समझिए कि भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब दुनिया के अंदर फास्टेस्ट अगर सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जाए तो उनमें से एक है। मतलब ये भारत की इतनी जबरदस्त ताकत है, जिसे भारत ने हाल ही में एक देश जिसको साउथ एशियन नेशन के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस के नाम से आप जानते हैं, उसे सेल किया है और उस पर हमने सेशन भी किया है। ब्रह्मोस भारत की एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो धरती के समानांतर चल के 290 किलोमीटर दूर 3 मैक की गति से जाकर हिट करके टारगेट को मतलब फायर एंड फॉरगेट मॉडल पर आपने चला दिया, अब घूमने जाइए, वो टारगेट पर जाकर फटेगी, टारगेट हिलेगा तो भी खोज लेगी टाइप से, वैसी मतलब मिसाइल है। अब इतनी जबरदस्त मिसाइल को हम लोगों ने बनाया, इसको दुनिया भर के लोग प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से तब जब भारत ने टेस्टिंग के नाम पर इसे पाकिस्तान पर ही दाग दिया था और लगभग 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में जाकर यह फटी थी। मतलब इसको ट्रैक कर पाना बहुत नामुमकिन है। और 2016 में जब से भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना, 35वां सदस्य 2016 में भारत बना, दुनिया के उन देशों में शुमार हुआ जो एक दूसरे के साथ मिसाइल की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, तो उसके बाद तो भारत की लॉटरी ही लग गई। 290 किलोमीटर तक जाने वाली ये ब्रह्मोस मिसाइल 2016 के बाद अपनी क्षमता को 1500 किलोमीटर से ऊपर तक भी ले जाने में सक्षम हो जाएगी, क्योंकि अब रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज वी आर नाउ द मेंबर ऑफ एमटीसीआर। आपको जानकर खुशी होगी कि 2016 में तो हम एमटीसीआर के मेंबर बने और 2020 में भारत ने प्रॉपर तरीके से एमटीसीआर के सदस्य होने के नाम पर इसके एक और बड़े वर्जन का प्रयोग भी कर लिया। 800 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमने ब्रह्मोस 2 चला दी। मतलब भारत ब्रह्मोस के केस में एक नेक्स्ट लेवल पहुंचता जा रहा है और पाकिस्तान ने ब्रह्मोस के आंकड़े जुटाने के लिए तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनी ये ब्रह्मोस जो भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके पास है, इवन हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को पाने के लिए पाकिस्तान तड़पा जा रहा है। अब भारत जो ब्रह्मोस 2 बना रहा है, जिसका हमने सक्सेसफुल प्रयोग भी 2020 में कर लिया है, ये 800 किलोमीटर तक और हाइपरसोनिक स्पीड पर जाकर के मार करने में सक्षम है। 5 मैक की स्पीड से ऊपर जाकर मार करने में ब्रह्मोस 2 सक्षम हो रही है। तो दुनिया के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि भारत ने ऐसी मिसाइल बना कैसे ली। जिस मिसाइल को बनाने के लिए दुनिया भर के लोग तरस रहे थे, भारत और रूस के संयुक्त वैज्ञानिक प्रयासों ने बेहतरीन मिसाइल को दुनिया के लिए बना दिया, अपने लिए बना लिया और बेचने में भी लग गया। हमने चीन के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। हमने 3 हफ्ते पहले ही आपको यह सेशन के अंदर बताया है कि किस प्रकार से भारत ने हाल ही में अपनी मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है। इसकी जानकारी लगातार पाकिस्तान जुटाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको कुछ डेटा शेयर करता हूं जिससे आपको इस जानकारी के बारे में और पता चलेगा। आपको लगभग 10 महीने पहले मैंने इसी चैनल पर एक सेशन में और बताया था, जिसमें एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट ब्रह्मोस और अग्निशिल्क 6 मिसाइलों की जानकारी देते हुए पकड़ा गया था। यह 10 महीने पहले भी, मतलब 10 जुलाई को मैंने एक सेशन किया था, उस समय पर भी ब्रह्मोस की और अग्नि-6 यानी भारत की जो टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है ना, इसको पाने के लिए ये लोग मरे जा रहे हैं। और खबर देखिए, 2023 की मैं खबर दिखाता हूं जिसमें हनी ट्रैप करके भारतीय वैज्ञानिकों से इनकी जानकारी जुटाने की सुर्खियां बनती रही हैं। और देखिए 2018 का मामला देखिए, जिसमें एक ब्रह्मोस के इंजीनियर को, जो कि जिसका नाम निशांत अग्रवाल बताया गया, इसको भी पकड़ा गया था क्योंकि यह भी आईएसआई को जानकारियां दे रहा था। ऐसे ही एक इंडियन नेवी का सेलर 2020 में पकड़ा गया जो कि जानकारियां पाकिस्तान को शेयर कर रहा था। मतलब पाकिस्तान ने कितने तरह से लोगों को, क्योंकि भारत ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको ब्रह्मोस दी हुई है, तो किसी ना किसी तरह से बस जानकारी निकल आए कि ब्रह्मोस कैसे चलती है, कैसे बनी है, क्या खासियत है, उस तरह के सभी प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं। आप और खबर देखिए, यह है 2022 की खबर। आर्मी जवान को हनी ट्रैप किया गया 2 महिलाओं के साथ में कि भैया वो हनी ट्रैप का शिकार हो रहा था। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के तमाम प्रयास भारत की खुफिया जानकारियों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं।
आप लोगों से केवल इतना ही कहना है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और ऐसी कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है समाज के डर से कि भाई एक दिन मेरा समाज मेरे बारे में अगर जान जाएगा तो क्या होगा। देखिए, आप, दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छे हैं बुरे हैं, लोगों के रिएक्शन आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई चीज वाकई में परेशान कर रही है ना, सबसे पहले अपने परिवारजनों से शेयर करिए। परिवारजन मारेंगे, कूटेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन घर वालों से जब आप जानकारी साझा करेंगे तो आपका बहुत बड़ा दिल हल्का हो जाएगा। पता है, घर वालों के पास ही सबसे ज्यादा क्षमा करने की क्षमता दी गई है, और वो फिर आपको जो सलाह देंगे वो डेफिनेटली आपके हित में होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी ऐसी घटना से आप ग्रसित हो, कोई व्यक्ति आपका एक्सटॉर्शन कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा हो या फिर हनी ट्रैप कर रहा हो, तो आप पुलिस में भी, अगर आपको यह लगता है कि मेरी ये जानकारी इस स्तर के अधिकारी को मैंने दी तो लीक हो सकती है, आप पुलिस के किसी उच्च अधिकारी से जाकर पर्सनली मिल सकते हैं। एसपी लेवल के अधिकारी से टाइम लेकर, सभी लोग मिलने के लिए उपलब्ध होते हैं, आप पहुंचिए, जाकर के आप अपनी बातें रखिए। हो सकता है कि आपको पनिशमेंट के नाम पर कि आपने ये सूचनाएं लीक कर दी, लेकिन उस सूचना के लीक होने का पनिशमेंट इतना भारी नहीं है जो कि आपकी जान की कीमत से ज्यादा हो, है ना। और जब आपने कुछ गलत किया है और उसके बारे में आपको आत्म पश्चाताप भी है, तो स्वतः ही आप उस गिल्ट भाव से मुक्त हो जाएंगे। पनिशमेंट देना जांच एजेंसीज का काम है, लेकिन आप इस चीज से, इस बोझ के तले दबकर जो अपने आप को लुटाए चले जा रहे हैं, उससे बच जाएंगे, है ना। बाकी ये तो समझाइश ही है, बाकी समझदारी ही बचाव है, सुरक्षा ही बचाव है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।